हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे ही होंगे, है ना। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम कैपेसिटेंस की तरफ मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो। तो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्या था वो समझो, एक बार वापस से समझो क्या था वो। देखो, हमने कहा सर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका जो डिक्रीमेंट है, उसका जो रेशियो है, वो आर के रेस्पेक्ट में कैसा है, एक कांस्टेंट मैनर को फील करता है। तो आपने कहा सर इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है मतलब सेम है। ठीक है, हर पॉइंट इस तरह से देखोगे, इसके हर लोकेशन के ऊपर, मतलब अगर आप किसी रेफरेंस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे आएंगे तो आपको यहाँ पर आर का वैल्यू सब पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म। ये कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लेस करते हैं एक छोटा सा डाइपोल। क्या प्लेस करते हैं इसमें हम, एक छोटा सा डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल आपने कहा सर यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज। यहाँ भी एक छोटा पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज को हम बोलते हैं सर ये कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा वाला पॉइंट चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव। एक पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एक कैसा है, नेगेटिव। और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसको हमने बोला हुआ है दिस इज इक्वल टू 2a। ये कितना होता है, 2a। और आपको पता है कि नेगेटिव पॉइंट से या चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक डाइपोल मोमेंट एक्ट करता है, जो कि हम लोग लिखते हैं पी वेक्टर। लिखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल का एक छोटा सेंटर होता है, तो आपने बोल दिया दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, तो हमने जैसे 2a है तो यहाँ पर हमारा क्या है, सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ डाइपोल है, जिससे डिस्टेंस उधर का और इधर का दोनों क्या है, ए इक्वलेंट। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। इधर से आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्शन देगा। रिपल्शन देगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें एक फोर्स फील होगा विच इज इक्वल्स टू, कितना होगा। आपने कहा सर ये सिंपल कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो क्यू ई अमाउंट का फोर्स हमें फील होगा। यहाँ पर कोई चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन देगा। तो कितना बनेगा, माइनस क्यू ई अमाउंट ऑफ फोर्स हमें यहाँ पर फील हो जाएगा। क्लियर है सब बातें। अब आप देखें तो हमने इसको एनालाइज किया हुआ है, और आपको पता है अगर सेम अमाउंट के फोर्सेस इक्वल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर लगते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। किसके इंडिपेंडेंट हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो कैसे पता लगाया था उसको, आपने कहा सर उसमें हमारा जो कपल है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। ये टॉर्क हमारा क्या बन जाएगा, कपल बन जाएगा। तो कपल एक तरह से सेम इक्वल अमाउंट के अपोजिट चार्जेस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपने कहा सर देखो यहां पर तो हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा जो है वो यहां पर जाता हुआ हमारे पास में क्या है, एक डाइपोल मोमेंट है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, एंगल है विच इज इक्वल टू थीटा। वो कितना है, थीटा। और इनकी वजह से हमें जो टॉर्क फील होता है वो जेड डायरेक्शन में फील होता है, और वो यहां पर कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है टाउ। वो कितना हो जाता है, टाउ। ठीक है, एन कैप डायरेक्शन में, मतलब अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो ये इसकी परपेंडिकुलर क्या है, आउट है। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर उस तरह से आउट है। अब आपको पता है कि सर हम लोग यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास, पहला कि जो P होता है वो कितना होता है, Q मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, 2a। कितना होता है, Q मल्टीप्लाई बाय 2a होता है। सर और भी कुछ हमें पता है, क्या पता है आपको, आपने कहा सर टॉर्क हमें पता है, और टॉर्क जो होता है वो क्या होता है सर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्या होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और ये भी एक तरह से क्या है, वेक्टर।
तो आपने कहा सर अगर देखा जाए तो टॉर्क हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ था और उसका वैल्यू होता है P मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। कितना होता है? P मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। आपने कहा सर अगर इसको देखा जाए तो P का वैल्यू तो क्या होता है? Q मल्टीप्लाई बाय 2a और E का वैल्यू तो हमारे पास E रखा ही हुआ है, मल्टीप्लाई बाय क्या किया आपने? साइन ऑफ थीटा। तो आपने कहा सर ये तो हमने देखा तो ये लिखा हुआ है QE मल्टीप्लाई बाय 2a साइन ऑफ थीटा। तो आपने कहा सर टॉर्क का वैल्यू तो हमने लिखा है विच इज इक्वल टू QE मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। तो आपने कहा सर ये तो है हमारा टॉर्क का वैल्यू, थीटा पता हो हम टॉर्क वैल्यू आपको दे सकते हैं, कोई इश्यू हमारे पास इसमें नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो स्टेशनरी है। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से यहां लाना पड़ेगा, सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाना पड़ेगा और तब हमें इनका डिफरेंस पता लगेगा विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो ऐसे पता लगाते हैं हम लोग, यही प्रोसेस है हमारा पता लगाने का। लेकिन अब आप कहोगे सर हमारा डाइपोल तो पहले आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज को लाए नेगेटिव को लाए, ये तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने देखा सर वर्क डन होता है और वो क्या होता है? अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स जो हमें एक्शन करना पड़ता है उसके इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमने क्या किया, जब हम यहां आ चुके हैं तो इस डाइपोल को थोड़ा सा भी अगर आप यहां से शिफ्ट कराना चाहते हो या इस डाइपोल की लोकेशन में थोड़ा सा भी शिफ्ट करना चाहते हो तो कितना अमाउंट का वर्क डन आपको लगेगा ये फाइंड आउट करना है, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम हमारे जो इच्छा है, हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि वी वांट टू रोटेट दिस डाइपोल अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, ये हमें बता देता है, इस तरह का वैल्यू है आपके पास में तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। आपने कहा सर हम जो चाहते हैं वो क्या है, पहले वो लिखते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इफ डाइपोल is rotate through an angle d theta about electric field, then the work required or work done required to do so, ठीक है, टू डू सो, या फिर हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा कैसा होगा वो हम लोगों को देखना है, समझ रहे हो बात को? एंगल पे जाओगे ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें देखना पड़ेगा। तो आपने कहा सर टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपको अगर पता नहीं है टॉर्क के बारे में तो आपको पता होना चाहिए दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। और बेटा फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? आपने कहा सर वर्क डन निकालने का जो तरीका है वो हमने पता किया था, दिस इज नथिंग बट एफ इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई बाय डी आर होता था। तो बेटा जी यहां पर एफ वो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता था? लीनियर। यहां पर कैसा होना चाहिए? वो एंगुलर होना चाहिए ना। तो यहां पर फोर्स नहीं होगा, यहां कौन होगा? टॉर्क होगा। यहां पर कौन होगा? टॉर्क। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज है और जो फोर्स होता है वो भी तो
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो अगर आप एंगल में डिस्प्लेस हो रहे हो तो आपको एंगुलर चेंज लेने पड़ेंगे, अगर आप लीनियर डिस्प्लेस हो रहे हो तो आपको लीनियर चेंज लेने पड़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने लिखा है ये कैसा होना चाहिए, ये एंगुलर। तो वर्क डन भी कैसा आएगा, एंगुलर। तो आपने कहा सर ये चीज अगर लिखना चाहते हो तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल। आप अगर इसको लिखो तो ये क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो सर एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय क्या लिखते हो, डी आर लिखते हो। तो आपने कहा सर एक्सटर्नल तो वो टॉर्क की तो है जो हमें मिला है, यही तो मिलता है। तो आपने कहा सर इसका मतलब टी मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। क्या लिख सकते हैं, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। क्यों, क्योंकि टॉर्क की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एंगल में आएगा। छोटा डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो आपने कहा सर इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉ, टॉ का वैल्यू तो सर ये लिखा हुआ, कितना हो जाएगा बेटा। आपने कहा सर ये हो गया Q मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, यही हो जाएगा। इसको P लिख सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ए बिग डील। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। ठीक है, अब पहले भी आया था ना, यहाँ से P साइन थीटा था ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो आपने लिखा, इसको हम लिख सकते हैं सर P मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और साथ में कौन है, डी थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा साथ में है। ठीक है, तो आपने कहा सर देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कांस्टेंट है और ई का वैल्यू तो हमने लिया ही यूनिफॉर्म है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा का बचेगा। आपने कहा सर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू P मल्टीप्लाई बाय ई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो कितना लिखोगे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। कांस्टेंट लिख सकते हो लेकिन हमें लिमिट चाहिए। आपने कहा सर कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, मैंने कहा कोई छोटा एंगल डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां जाना है, किसी थीटा 1 से कहां जाना है, थीटा 2। ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो वो कहां से कहां करना है, थीटा 1 से करना है, कहां तक, थीटा 2 तक। तो आपने कहा सर थीटा 1 से थीटा 2 चले जाओ। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ थीटा 1 से कहां चले जाओ, थीटा। आप चाहो तो कांस्टेंट लेके वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा थीटा 1 से कहां जाना है, थीटा 2। क्लियर है। तो आज मैं कहा सर इसको कैसे लिखें, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है बेटा। आपने कहा सर वर्क डन आ चुका है और वर्क डन का वैल्यू आया है मेरे पास P मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय, लिमिट्स पुट किया मैंने, क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है। तो लिमिट्स को पुट करोगे तो माइनस साइन है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह क्या कर रहा हूं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, थीटा क्या है, ये तो क्या है आपका वर्क डन है। तो आपने कहता है ये तो टोटल वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थीटा टू थीटा 2। अगर थीटा 1 से किसी पॉइंट पे जाना है तो इतना डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा थीटा 1 से थीटा 2 का, और वर्क डन कितना लगेगा ये। तो आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो सर वर्क डन होता है, तो इसका मतलब वो तो कितना हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो इसको लिख दीजिए, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल किसी थीटा 1 से थीटा 2 जाने में। हमने कहा यार ये तो फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ है, तो हमने क्या बोला कि थीटा 1 का मतलब क्या है, इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट ऑफ डाइपोल। और थीटा 2 का मतलब क्या है, सर ये हमारा कोई फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट ऑफ डाइपोल है। भाई इनिशियल और फाइनल है ना, तो हम इनिशियल स्टेट को अगर फिक्स कर दें, हम क्या करना चाहते हैं, इनिशियल स्टेट को फिक्स करना चाहते हैं। हमने क्या बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं लेट अज्यूम थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। मतलब क्या है
इस वर्ड का जो मतलब है उसको आप समझें पहले। इसका कहने का जो अर्थ है, इसका जो कहने का मतलब है दोस्त, वो सिर्फ इतना सा है कि डाइपोल वाज परपेंडिकुलर टू, क्या लिखना चाहता है, इसका कहने का मतलब है डाइपोल वाज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली। ठीक है, ये कैसा है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इनिशियली कैसा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। मतलब क्या है कहने का कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है, और जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो कैसा है, इधर जा रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल है इनिशियल कितना था, 90 डिग्री। अब इस 90 से इसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, या तो मैं इधर करूंगा या तो इधर करूंगा, तो वो एंगुलर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, या तो ये मेजरमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा, या तो ये मेजरमेंट इस तरफ होगा। जहां भी होगा वो कितना हो जाएगा, θ2। या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, दोनों तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो अगर ये इसमें पुट कर दे तो आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास पीई मल्टीप्लाई बाय कोस θ1 तो 90, तो खत्म हो गया, जीरो माइनस वाला मेरे पास, तो माइनस आ गया बाहर, वैल्यू हो गया कोस ऑफ θ2। वैल्यू कितना हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया, वैल्यू हो गया कोस ऑफ θ2। इतना ही हुआ। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें तीन कंडीशंस आप बना सकते हो। नंबर वन क्लास क्या बन सकता है इसका, आपने कहा सर थीटा का जो वैल्यू है, इसको θ2 ना लिख के थीटा भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा सर θ2 विच इज इक्वल टू थीटा, अगर इसका वैल्यू कितना हो जाए मेरे पास में 0 डिग्री, कैसा हो जाए वैल्यू 0 डिग्री। नंबर वन सिचुएशन क्या होगा, आपने कहा सर एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, आपने कहा सर u इज इक्वल टू है माइनस ऑफ पीई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, और इसमें अगर जीरो पुट कर दोगे तो बन जाएगा माइनस पी मल्टीप्लाई बाय ई। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया माइनस ऑफ पी इंटू ई, पी इंटू ई। मतलब क्या है, अगर आपके सिस्टम को 0 डिग्री पे ले आया जाए, कितना ले आए हो आप, 0 डिग्री अगर इसको ट्रेवल करा दो, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पीई होगा। कितना होगा, माइनस पीई होगा। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है, पहली बात तो इसको समझो, ये क्या चीज लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से भी डिफाइन करते हैं। स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो होने क्या वाला है वो देखो, यहां पर आपने बोला 0 डिग्री है इनके बीच का एंगल। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, और इसकी बात करते हैं ना, तो आपने कहा सर 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये तो रहा डाइपोल मोमेंट और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका पी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इस तरह से हो जाएगा ना, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, नेगेटिव चार्ज यहां होगा। अब देखोगे तो क्या मिलेगा, आपने कहा सर इस पे इस तरफ फोर्स मिलेगा मुझे QE, और इस तरफ जो फोर्स मिलेगा वो कितना होगा, माइनस QE, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस, एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, पैरेलल है यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल है तो सिंपल सी बातें, यहाँ पर अगर देखोगे तो थीटा का वैल्यू कितना है, 0 देखने को मिलेगा। तो क्या बोलोगे, बैलेंस्ड है, स्टेबल स्टेट है, बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना है सिस्टम का, 0। नेट फोर्स का वैल्यू कितना है मेरा, 0। क्लियर है सब बातें, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। क्यों, दोनों सर इस तरह से है, सिस्टम इस तरह से रखा हुआ है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो ये डिस्टेंस यहां से a है, ये भी a। ठीक है,
इधर फोर्स जाएगा QE, इधर जाएगा माइनस QE। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा इसी तरफ है, ठीक है, और माइनस Q से प्लस Q की तरफ जो हमारा मोशन मूवमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, वो भी हमारा इसी तरफ। दोनों अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। स्टेबल स्टेट हो जाएगा मिनिमम। तो क्या बोलोगे? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। दिस इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। कोई पूछता है, आप बता दोगे इस तरह से होता है। क्यों होता है उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। चलिए सेकंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं। आपने बोला सर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में? 90 डिग्री। आपने कहा सर थीटा जो डिस्प्लेसमेंट किया है मैंने वो कितना किया? 90 डिग्री। ठीक है, इनिशियल स्टेट से कितना कर रहे हो? 90 डिग्री का मोशन है, ठीक है। तो हमने थीटा को हमने क्या किया है? नलिफाई करने की कोशिश की है। तो अब हम 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट देना चाहते हैं। कहां से? कैसी? इनिशियल स्टेट से 90 डिग्री का हम उसको क्या देना चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट देना चाहते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? आपने कहा सर सिस्टम देखने को जो मिलेगा पहले तो वो ड्रॉ कर लो। तो आपने कहा सर ये तो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सिस्टम कैसा होगा? 90 डिग्री पे होगा। कहां पर होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो मतलब क्या है? ये पॉइंट्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा, नेगेटिव चार्ज इधर रहेगा। डाइपोल मोमेंट आपको जो देखने को मिलेगा वो कितना होगा? इस तरह का देखने को मिलेगा। सेंटर यहाँ पर C है ही, 2a का डिस्टेंस है। फोर्सेस की बात करोगे तो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा पॉजिटिव QE और इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा पड़ेगा। अब आप देखो इन्फिनिटी से इसको लाए QE के अगेंस्ट में, इन्फिनिटी से दूसरा पॉइंट लाए माइनस Q के अगेंस्ट में। तो इसके लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव, इसके लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। देखने से भी समझ में आता है, देखने से समझ में आता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो U इज इक्वल टू आपको दिया है विच इज इक्वल टू माइनस PE मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। यही तो फॉर्मूला है। थीटा का वैल्यू रखो 90 डिग्री, तो U का वैल्यू कितना आ गया? 0। कितना होगा? U का वैल्यू 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन डाइपोल इज एट 90 डिग्री इज 0। 0 डिग्री 0 पोटेंशियल एनर्जी होगा जब डाइपोल किस पे होगा? 90 डिग्री पे बैठा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सी इतनी सी बातें कहना चाहते हैं। क्यों बोल ऐसा करना चाहते हो? देखो सिंपल सी बात है, वर्क डन पॉजिटिव Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन नेगेटिव Q। भाई इन्फिनिटी से उसको यहां लाना है पॉजिटिव चार्ज को, उसी इन्फिनिटी से इसको यहां लाना है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे दोनों को ट्रेवल कराने के लिए, और इसके लिए अगेंस्ट द वर्क कितना करना पड़ेगा? QE। इसके लिए अगेंस्ट द वर्क कितना पड़ेगा? माइनस QE। ठीक है, तो ये हमने बोला, ऐसा हमने बोला, ये रीजन है। ये क्या है? इसका रीजन है, इतना होता है। अब देखो अगर आप चाहो तो ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपने कहा सर माइनस QE कितना हो जाएगा? माइनस हम लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय dr। माइनस Q को जो देखना पड़ेगा वो कितना होगा? माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ ये देखोगे माइनस E मल्टीप्लाई बाय dr। तो आपने कहा सर माइनस इंटीग्रेशन QE मल्टीप्लाई बाय dr, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन QE मल्टीप्लाई बाय dr। सॉरी ये प्लस एक ही बात है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो, लेकिन क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये प्लस प्लस, ये इसका तो ये प्लस ही रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसका जो रहेगा वो कैसा रहेगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो समझ रहे हो चीजों को ना इस तरह से। तो आप देख लो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट नहीं है? और अगर इक्वल अपोजिट है तो आपने कहा सर टोटल वर्क डन, इस कंडीशन में आपने बोला सर इस कंडीशन में जो नेट वर्क डन रहेगा वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन और नेगेटिव चार्ज दोनों का वर्क डन ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस इंटीग्रेशन QEdr प्लस इंटीग्रेशन QEdr, आपको मिला वैल्यू 0।
तो नेट वर्क डन का वैल्यू कितना है 0। और अगर वर्क डन किया ही नहीं, अगर वर्क डन हुआ ही नहीं, तो बेटा जी डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा। वापस से डिफाइन कर रहा हूं मैं, किसी भी सिस्टम को, किसी डायपोल को अगर 90 डिग्री पे अगर आपको प्लेस करना है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है डायपोल का वो 0 इसलिए होता है क्योंकि हमें सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी से, और सेम अमाउंट का वर्क डन हमें करना पड़ता है नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए। और दोनों की जो कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट। वो कैसा है, अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव लाओगे तो वो रिपल्शन देगा, लेकिन जब नेगेटिव को आप लेके आओगे तो वो उसको क्या देगा, अट्रैक्शन देगा। क्लियर है सब बातें। तो हमें दोनों की तरफ क्या करना पड़ेगा, एक को वर्क डन पॉजिटिव देना पड़ेगा, दूसरे के लिए नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू, दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सब बातें, समझ रहे हो। इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। क्या है थर्ड पॉइंट, आपने कहा सर थीटा का वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री कर दूं तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है, एंटी पैरेलल हो जाए सिस्टम। 180 होने का क्या मतलब है, एंटी पैरेलल। मतलब क्या है सिस्टम का, वो देखो। आपने कहा सर ये जो पहले डाइपोल हमारा इस तरह से था, P और E के बीच का जो एंगल है वो 180 कर दो। तो मतलब क्या कहने का है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, और इस तरफ हमारा क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मोशन है, इसी तरह का तो मोशन है। अब आप देखो नेगेटिव चार्ज से हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या मूव करता है, डाइपोल मोमेंट P। अगर ऐसा होगा तो आपने कहा सर ये जो है ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया मेरे पास में, डाइपोल मोमेंट, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180। पोटेंशियल एनर्जी पता लगाना है, तो आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी अगर पता लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पता लगाना है तो वो तो सर होता है -PE मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू 180 पुट कर दो, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, +PE। कितना हो गया, PE। दिस इज मैक्सिमम, कितना वैल्यू आ गया, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। सिस्टम कौन है हमारे पास में, डाइपोल। सिस्टम का नाम क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, PE, मिनिमम कितना है, -PE, और बीच का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 0। ठीक है, 0 मिनिमम नहीं है यहाँ पर, -PE मिनिमम है, ध्यान रखना। अब आपने कहा सर ये कैसा सिस्टम है, तो पहली बात तो ये कैसा है, अनस्टेबल। ये मैंने अभी बोला है, कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है इसमें। आपने कहा सर अनस्टेबल क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर फोर्सेस काउंटर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, वो अब आप देख लोगे। कैसे देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन के अंदर -QE अमाउंट का फोर्स, और इस डायरेक्शन में ये क्या देखने को मिलेगा, +QE अमाउंट का फोर्स। इक्वल अपोजिट है नहीं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा आपका, अपने आप रोटेशन में देखने को मिलेगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180। समझ रहे हो, देखो इस तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, कपल जनरेट कर देंगे एक पॉइंट के ऊपर, जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कपल जनरेट हो जाएगा, और सिस्टम आपको कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करके चला जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम में आप ध्यान देंगे, यहां पर आप देखोगे तो आपसे पूछा जा सकता है P वेक्टर एंड E वेक्टर आर एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, 180। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को हमें मिलता है। क्लियर सब बातें, तो ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हमारे लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इतना सब हमें सीखना पड़ता है जब हम डाइपोल के बारे में बातें करते हैं, इतना सब हमें सीखना पड़ता है, तब जाके हम बातें कर सकते हैं। तो चलो इसको कंक्लूड कर देते हैं, तीनों पॉइंट्स को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बोला थीटा इज इक्वल टू 0, फिर आपने बोला सर थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 90,
फिर आपने बोला थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर। फिर हमने बोला पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल। समझ रहे हो? तो इन तीनों ही चीजों में आपको पता लगाना है एनर्जी कितना कितना लगा सर हमारा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था विच इज इक्वल टू माइनस पीई। इनके लिए वैल्यू कितना था 0 और इनके लिए वैल्यू कितना आया है पीई। ठीक है, ये कैसा था, ये आपने बोला सर ये था स्टेबल, ये कैसा था न्यूट्रल, ये कैसा था न्यूट्रल, और ये कैसा था हमारे पास में अनस्टेबल। तीन तरह के इक्विलिब्रियम हमेशा होते हैं। ठीक है, तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल। ठीक है, तो तीनों ही हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया किस तरह से सिस्टम हमारा मूव करता है, ये सब हमने पता लगाया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहना चाहता है वो समझो। माना हमारे पास में कोई एक बहुत बड़ा कोई चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बहुत ही कोई बड़ा चार्ज है विच इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो बहुत बड़ा चार्ज है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से आपने बोला सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने बोला एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोपोगेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट चार्ज सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है। अकेला पॉइंट होता तो वो कैलकुलेट करना आता है। अब हमें क्या करना है, कोई बहुत बड़ा चार्ज है, हमें देखना है अगर हमारे पास एक पहले से ही एक सिस्टम ऑफ चार्ज बना हुआ है। क्या बना है हमारे पास में, एक सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे पास डेवलप्ड है जिसका चार्जेस का वैल्यू कितना है, आपने कहा सर ये Q1 चार्ज है, ये क्या है इसका Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है वो कितना है R12। कितना है R12, वेक्टर ले सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इस तरह से R12 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको यहां लाना है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि पहले तो हमें Q1 को लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम क्या करेंगे कि Q1 को लेके आएंगे कहां से, इन्फिनिटी से। कितना डिस्टेंस चलाएंगे R1। सिमिलर हम क्या करेंगे, Q2 को लेके आएंगे कहां से, उसी इन्फिनिटी पॉइंट से, और कहां पर प्लेस करेंगे, यहां पर कितना डिस्टेंस चलोगे R2। सिस्टम पहले बनाया जाएगा, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम डेवलप करेंगे, फिर इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंपोज करेंगे। तो क्या क्या फील करने को मिलेगा, तो आपने कहा सर जब ऐसा होगा तो इनकी वजह से क्या होगा, इनके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इनका खुद का फोर्स का सिस्टम भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमें क्या देखने को मिलेगा, रिलेशन देखने को मिलेगा। तो आपने कहा सर सबसे पहला तो आपने कहा सर वर्क डन required to bring Q1 from infinity to point, कोई पॉइंट बोल दीजिए, इसको बोल दिया मैंने समथिंग A, टू पॉइंट A। कितना वर्क डन लगा, आपने कहा सर ये तो हम बहुत पहले काम कर चुके हैं, सिंपल है सर ये तो, ये वर्क डन जो होता है वर्क डन A कितना लगेगा, Q1 का वर्क डन है, A पॉइंट पे वर्क डन जो लगेगा। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है, कितना लगेगा, इन्फिनिटी से यहां लाना है, R1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो अगेंस्ट द वर्क काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी रहेगा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलेगा, इतना देखने को मिलेगा। आपने कहा सर सिंपल है, Q1 चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई बाय E, इतना ही तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू यही होगा। और जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वो, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया आपने R1।
आपने कहा सर Q1 ही कहाँ से ले आए? अरे बेटा ऐसा कोई नई चीज नहीं है इसमें, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? Q1E लगाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पे कितना फोर्स लगाएगा? Q2E लगाएगा, लगाएगा ना। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि Q1 जब आ रहा है तो कोई है ही नहीं सिस्टम में। Q1 जब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, तो वो कितना वर्क डन लगेगा? उसको इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। जब लेके आओगे R1 डिस्टेंस, तो आपने कहा सर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है? Q1E, डिस्टेंस कितना है? R1। सिंपल, ठीक है, तो ए वैल्यू इतना हो गया। सिमिलर आपने कहा सर सेकंड, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Q2 चार्ज, ये Q1 था, अब लिखोगे वर्क डन required to bring Q2 from infinity to B। ये पॉइंट का हमने क्या बोल दिया? ये कोई पॉइंट B है, ठीक है, एक पॉइंट कितना है? B है। तो आपने कहा सर वर्क डन B पता लगाना है, तो इसके अगेंस्ट कितना लगेगा? Q2E। कितना लगेगा? Q2E। तो आपने कहा सर Q2 मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना है? R2। कितना हो गया? R2। क्लियर सब बातें? बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना से समझना है। अब इतना जब आप कर लोगे तो आपने कहा सर अभी तो हमने इसको अरेंज किया है, अब इसको डिस्प्लेस भी करना है, इसको इसमें मोशन भी देना है। कितना पड़ेगा? वर्क डन, जब आप इस तरह से, जब Q1 आया तो इसको सिर्फ ये फील हुआ, जब Q2 आया तो ये भी इसको लगा और इसकी वजह से भी यहां पर एक फोर्स आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा वो देखो, यहां पर इस Q2 जब आया तो Q1 भी आ चुका है ना, तो आप कहोगे सर यहां पर हमें यहां पर एक फोर्स देखने को मिलेगा जो किसकी वजह से लगेगा? FQ1 की वजह से लगेगा, ठीक है। अलग से बना दूंगा मैं किस तरह से कौन कौन से फोर्सेस इस पे हुए हैं। तो आपने कहा सर और जो वर्क डन लगेगा वो क्या है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ Q1, काउंटर द इफेक्ट ऑफ Q1 के इफेक्ट को भी काउंटर करना है ना। तो आपने कहा सर WB2 इज इक्वल्स टू कितना लगेगा? आपने कहा सर ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, KQA मल्टीप्लाई बाय QB डिवाइड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? AB। तो आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय R12, ये होगा। तो आपने कहा सर टोटल वर्क डन कितना लगेगा? आपने कहा सर WA प्लस WB प्लस WB2 इतना लगेगा। कितना कितना हो गया? आपने कहा सर ये वैल्यू हो गया मेरे पास Q1E, सॉरी E तो कांस्टेंट है, ठीक है, R1 प्लस सिंपल Q2E R2 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय R12, ठीक है। इतना अमाउंट का वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर आप यहां पर काम करना चाहते हो, ठीक है। इतना अमाउंट वर्क डन लगेगा अगर पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये काम करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो Q1 जब आता है तो एनर्जी 0 होती, जब Q2 आता तो सिर्फ इफेक्ट किसका आता? Q1 का। यही तो होता, देखो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता तो जब Q1 आता है तो एनर्जी कितना लगता? 0, और जब Q2 आता तो एनर्जी किसका लगता? Q1 का इफेक्ट की वजह से लगता, ये हो जाता। अब जब प्रेजेंट है ये तो इस पे फोर्स ये पहले से लगा रहा होगा, तो ये दोनों फोर्स भी होंगे और इनका इफेक्ट भी होगा। तो देखो जरा कितना कितना फोर्स है, यहां पर मैं बना देता हूं अलग से, ठीक है। कैसा कैसा है, क्यों है, ऐसा समझ लो, जरूरी है हमारे लिए। हमने बोला ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव Q। यहाँ पर क्या है? ये भी पॉजिटिव Q। ये Q2 है, ये कैसा है? Q1 है, ठीक है। अब आप देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या करेगा? यहाँ पर Q1E अमाउंट का फोर्स लगाएगा, और इसके ऊपर क्या करेगा? इसके ऊपर Q2E अमाउंट का फोर्स लगाएगा। सिंपल सी चीज है ना। अब आप कहोगे सर तीसरा फोर्स क्यों आया है?
बेटा जब Q1 आया था तो सिर्फ ये फोर्स अवेलेबल था, जब Q2 आया तो ये फोर्स तो है ही है, साथ में Q1 का इफेक्ट भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, F12 भी देखने को मिलेगा। इन दोनों के साथ काउंटर करना पड़ेगा, इन दोनों को मैग्नीट्यूड काउंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमने किया भी है। समझ लो चीजों को, इस तरह से हमें थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझना है और करना भी है। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से आपको कंसेप्ट ऑफ बैटरी यहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं पहले, फिर हम उसकी बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम पता लगाते हैं रिलेशन बिटवीन, क्या लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई वेक्टर और वी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता लगाना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है भाई, हमें पता है ई क्या होता है, ई होता है एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्या होता है, एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, ये होगा। आपने कहा सर यही होगा, और यू क्या होता है बेटा, हमें पता है यू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी आर। साइन कैसा आता है बाहर, माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल लेते तो पॉजिटिव आता, इलेक्ट्रिक लिया है तो माइनस आता, अगेंस्ट है ना, तो अगेंस्ट के लिए इसको हम इस तरह से फॉलो करते हैं। दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट होता है, इसलिए साइन माइनस। इतना हुआ। अब आप कहो, आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, तो बेटा जी इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, ई मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय डी आर। और हमें यह भी पता है कि V पोटेंशियल क्या होता है, U डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो बेटा जी यहां से क्यू नॉट को कॉमन ले आओ, U डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E मल्टीप्लाई बाय डी आर। आया कुछ, और U बाय क्यू नॉट को क्या लिखते हैं, V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E मल्टीप्लाई बाय डी आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन फॉर्म में है, ये तो किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन में। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो dv इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो क्या लिखोगे, e मल्टीप्लाई बाय डी आर, साइन माइनस तब भी रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, dv डिवाइड बाय डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e, या फिर आप लिख सकते हो e इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv डिवाइड बाय डी आर। दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज करो, हमें किसी तरह से कभी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। ठीक है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जनरली अगर यूज करना है, इन जनरल, आपने कहा सर डायरेक्ट यूज करना चाहता हूं मैं कभी भी कहीं भी, तो इन्फिनिटी से काउंटिंग करते हुए यूज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर डिस्टेंस यूज करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या लिख देना बेटा हमेशा, e मल्टीप्लाई बाय डी। क्या हो जाएगा, e मल्टीप्लाई बाय डी। d का मतलब क्या है, d का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो यहां से आप लिख सकते हो। समझ रहे हो चीजों को, तो E क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। अब जैसे ये कंसेप्ट आ जाता है, अभी अभी हमने लिखा था, अभी हमने क्या लिखा था, वर्क डन पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कितना आया था बेटा, वैल्यू आया था Q1 मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय R1। ये क्या चीज है,
आपने कहा सर दिस इज वर्क डन in presence of electric field on a point charge. पॉइंट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करना पड़ता है वो है सर, ये यही तो होता है। अभी फाइंड आउट किया था ना, इसको किया था। अगर ये फाइंड आउट किया था बेटा तो अब आप लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे सर? अभी हमने पता लगाया कि Q क्या होता है, E मल्टीप्लाई बाय D। इसका मतलब वर्क डन में अगर हम देखना चाहें तो Q1 E मल्टीप्लाई बाय R1, ये क्या हो जाएगा V1। तो क्या लिख दोगे? वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया सर? Q1 V1। कितना हो गया वर्क डन? Q1 V1। अगर आपसे कोई पूछता है वर्क डन का कोई दूसरा यूनिट बनाओ, जूल के अलावा कोई दूसरा यूनिट बताओ, तो आप कहोगे सर ये हो गया Q1 है ना, कूलॉम से इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया बेटा? वोल्ट्स। ठीक है, तो वर्क डन का जो दूसरा यूनिट है अगर इलेक्ट्रिक के अंदर आपसे पूछता है तो क्या लिखोगे? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोवोल्ट। नया यूनिट है वर्क डन का, इलेक्ट्रोवोल्ट्स। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत फंडामेंटल है। यहां से पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो आप बताओगे दिस इज वर्क डन। किसका यूनिट है? वर्क डन का यूनिट है। पॉइंट चार्ज के वर्क डन का यूनिट है कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, तभी लिख सकते हो ये। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, अदर तो जूल ही होगा। दिस इज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। व्हेन लिख दो इस बात को, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट रहेगा तभी आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली चीजें हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कितना होगा? जूल्स होगा, तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। कैपेसिटेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।